नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। चलिए शुरू करते हैं। मौत बुलाती है। पार्ट 6 किस्म के उपन्यास और सेक्स की किताबें थीं, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई थीं। लब्बो-लुबाब ये था कि यह कमरा उस्मान के अकेलेपन की घोषणा सा दिखता था। कमरे से अटैच्ड बाथरूम और लैट्रिन का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर नकुल की नज़र कोने में पड़े एक बैग पर जा ठहरी। उसे पूरन के शब्द याद हो आए, गहरे नीले या काले रंग का चमड़े का बैग जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। ठीक वैसा ही बैग इस समय उस्मान के कमरे के कोने में पड़ा हुआ था। उसने धीमे से वह बैग रुमाल से पकड़कर उठा लिया। बैग खाली था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर नकुल का सिर घूम गया। उस बैग में अनानास का एक छिलका अब भी पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर अनिल अनमने मन से नकुल की कार्रवाई देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे नकुल बेकार की बातों में माथापच्ची कर रहा है। उसके हिसाब से इस तरह हत्या या हत्यारों का सुराग पाना नामुमकिन था, लेकिन वो अपनी ऊब नकुल पर जाहिर नहीं कर सकता था। नकुल ने बैग टेबल पर रखा और एक सिगरेट सुलगाकर साथ रखी कुर्सी में धंस गया। उसकी तीखी नजरें कमरे के भूगोल का जायजा लेती रहीं। अचानक ही नकुल बोल उठा, अनानास में एक एंजाइम होता है, ब्रोमेलाइन। इसकी खासियत यह होती है कि यह फिंगरप्रिंट्स को रिमूव कर देता है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम है जो लंबे यूज में चमड़े को गला देता है। वेस्टर्न कंट्रीज के फार्मर्स उनके खेत चर जाने वाले जानवरों को मारकर अनानास के गूदे और छिलकों से भर देते थे, जिससे कि थोड़े ही वक्त में केवल हड्डियों का ढांचा बच जाता है। अगर हाथ पर वैक्स और ऑयल ज्यादा ना लगी हो तो ब्रोमेलाइन फिंगरप्रिंट रिमूव कर देता है। स्ट्रेंज, मगर इतना ज्ञान उस्मान को होगा यह असंभव सी बात लगती है। सत्यव्यास, असंभव कुछ नहीं है अनिल। कहावत है कि जो अलीगढ़ी ताला बनाता है, चाबी भी तो वही बनाता है। खैर, तुम यह बताओ कि उस्मान के बारे में आसपास के लोग क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ इतना कि वो कम बोलता था, देर रात ही घर लौटता था और इधर कुछ दिनों से पैसे को लेकर परेशान था। इस मकान का मालिक सऊदी में रहता है। उसे घर की देखभाल के लिए उस्मान जैसा आदमी ही चाहिए था, सो उसने उसे यह मकान दे दिया था। नकुल चुप हो गया और थोड़ी देर चुपचाप बैठा धुएं के छल्ले बनाता रहा। फिर अचानक ही वह उठा और बाथरूम में जा पहुंचा। फिर एक एक चीज का दोबारा बारीकी से देखने लगा। उसने नल खोला, पानी नहीं था। शायद इस इलाके में रात के वक्त पानी नहीं आता होगा। फिर वह साबुनदानी पर झुक गया। साबुन की टिकिया पर एक आध बाल लगे हुए थे। उसने बड़ी सावधानी से टिकिया पर लगा एक बाल उतार लिया। अचानक उसकी नजर एक और पड़ी बालों की जाली पर जा ठहरी। रेशम की यह बारीक जाली बालों के जूड़े में लगाने के काम आती थी। इंस्पेक्टर नकुल का दिमाग तेजी से चलने लगा था। वो थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। इस टेबल पर महंगी क्रीमें, पाउडर और मेकअप का बढ़िया सामान मौजूद था। हालांकि ऐसा लगता था कि किसी ने उसके आने से पहले कमरा अस्त व्यस्त कर डाला था, या फिर यूं भी हो सकता था कि उस्मान ने ही भागने के चक्कर में कमरा अस्त व्यस्त कर दिया हो। नकुल टेबल पर पड़ी हर चीज को देर तक गौर से देखता रहा। वो फिर से कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए सोच में डूब गया था। बाल की जाली ने उस्मान के बारे में मिली सारी जानकारी को एक बार गड़बड़ा दिया था। यह जाली इशारा कर रही थी कि उस्मान कम से कम लड़कियों के मामले में दूध का धुला नहीं था। फिर भी इंस्पेक्टर नकुल खुश था। फिलहाल बलजीत की हत्या का एक सिरा उसे मिला था और अब वह अंधेरे में रह तीर नहीं मार रहा था। वह मुतमिन था कि अब वह हत्यारे तक और हत्या के कारण तक पहुंच जाएगा। हत्यारा यानी उस्मान। अब उसकी खोज उसे उस्मान की ओर ले जा रही थी। कुछ गुत्थियां, कुछ पेंच, कुछ केस समय ही सुलझाता है। बलजीत मर्डर केस पतंग के उन फंसे हुए मांझों की तरह थी जिनका एक सिरा मिलता तो दूसरा उलझ जाता। एक गुत्थी सुलझाते दूसरी गुत्थी आगे आ जाती। बलजीत से होते हुए मोटे आदमी
और फिर रसेल तक पहुंचती यह गुत्थी नकुल का सिरदर्द और व्यथा और बरहा ही रही थी। फिलहाल उस्मान ही उसकी केस की धुरी था और वह ऑफिस में बैठा हुआ उस्मान के घर से मिले हुए सबूत के आधार पर रिपोर्ट बना रहा था। वह अपने काम में खोया ही रहता अगर सुमलता ने दरवाजे पर आकर दस्तक न दी होती। मे आई कम इन सर? हाँ सुमन, कहो। सर, एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा, उससे पहले यह बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी अभी विद्या के घर ही है ना? जी सर, लेकिन बड़े साहब ने वर्बल ऑर्डर दिया है कि फर्स्ट हाफ के बाद यहां आकर सेकंड हाफ यहां ड्यूटी देनी है। हाँ ठीक ही है, मुझे लगता है कि अब जरूरत भी नहीं है। हाँ सर, मुझे भी लगता है कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। सत्यव्यास, ठीक है, मैं तुम्हारी वहां वाली ड्यूटी बंद करा देता हूं और आदेश करो किस लिए आई थी। शर्मिंदा ना करें सर। अरे कहो, तुम किसी खास काम से आई थी? सर, पासपोर्ट बनवाना है, उसके लिए एनओसी चाहिए। अरे वाह, विदेश जाने का प्रोग्राम है क्या? अपनी किस्मत में विदेश कहां सर, बस ऑफिस में लोग कहते हैं कि बनवा लेना चाहिए तो बनवा के रख लेती हूं। जरूर, लेकिन एनओसी तो आईजी साहब देंगे ना? उन्हीं के पास गई थी और उन्होंने कहा आपसे फॉरवर्ड कराकर ले आऊं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, डॉक्यूमेंट्स यहां छोड़ जाओ, मैं लंच के बाद देखकर कर दूंगा। ओके सर। सुमनलता ने सारे कागज नकुल की टेबल पर रख दिए। लगभग आधे घंटे तक नकुल अपने कागजी कामों में उलझा रहा। फिर जब अपने काम से फारिग हुआ तो उसने देखा कि सुमनलता के दिए कागज उसके डेस्क पर फड़फड़ा रहे हैं। वह कागज पर हाथ लगाने से पहले सोच में डूब गया। उसे अपनी भविष्य की चिंता हो आई। वह सोचने लगा कि अगर उसे थोड़ी और लंबी जिंदगी मिली होती तो यूरोप देखने की उसकी भी बचपन की हसरत थी। उसने नौकरी से पहले ही अपना पासपोर्ट बनवा लिया था, जो कि अब बिना इस्तेमाल हुए ही बेकार होने वाला था। वह उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा, फिर डेस्क की तरफ बढ़ गया। उसने सुमनलता के कागज उठाए और उस पर साइन करना शुरू कर दिया। लगभग 2-3 कागजों पर साइन करने के बाद उसकी कलम ठिठक गई। उसकी नजर 10वीं के डेट ऑफ बर्थ वाली सर्टिफिकेट पर जम गई। बॉय कट बालों में लगी सुमनलता की तस्वीर देखकर उसे हंसी सी आ गई। उसने कई बार पुलिस वालों में सुमनलता की कद काठी और उसकी हथेलियों की कठोरता को लेकर हंसी मजाक सुना है। कई बार उसे खुद भी यह बात महसूस हुई है कि सुमनलता बाकी लेडी कांस्टेबलों के मुकाबले ज्यादा सख्त है। उसने मुस्कुराते हुए 10वीं के उस बच्चे सरीखी तस्वीर को देखा और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन फिर अगले ही पन्ने पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसके जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। उसने फौरन कागज समेटकर दराज में रख दिए और घर की ओर निकल गया। नकुल तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए घर पहुंचा और आनन फानन में ही एक जोड़ी कपड़े निकालकर एक ट्रैवलिंग बैग में डाल लिए और बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गया। वह निकला तो चुपचाप ही था, लेकिन अपने सोच में डूबे होने के कारण वो ये नहीं नोटिस कर पाया कि उसे निकलते हुए एक जोड़ी आंखों ने देख लिया है। हुसैनगंज, यही उस गांव का नाम था जो विद्या ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया था। आज नकुल इसी गांव में आया था। उसे लगा था कि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से सब शुरू हुआ था। वह लोगों से विद्या का घर पूछते हुए आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि जिससे भी वह विद्या का घर पूछ रहा है वो उसे अजीब सी नजर से देख रहा है। उनकी नजरों से झांकते सवालों को उसने जानने की कोशिश की, लेकिन सब बहाना बनाकर निकल गए। अजीब सी मनहूसियत के साथ वह आगे बढ़ा। विद्या का घर गांव के बाहरी छोर पर था। अजीब सा भारीपन लिए वह उस घर की ओर बढ़ा। घर के बाहर पहुंचकर उसने लकड़ी के दरवाजे का सांकल खड़खड़ाया। दूसरी बार सांकल खड़खड़ाने से पहले दरवाजा खुल गया। बदन पर सिर्फ धोती लपेटे हुए एक बीमार से बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और बेजान नजरों से नकुल को सत्यव्यास, ऊपर वाला दुखों का हिसाब दुखों से ही करता है साहब। बेटी है, उसके लिए दुख तो होता ही है।
मुझ पर एक विनती है आपसे। कहिए, उससे कहिएगा यहां ना आए। उसका पति अब मरा होगा, लेकिन मेरे लिए वह बहुत पहले ही मर चुकी है। ऐसी बात नहीं कहते। और यूं भी आपकी सूचना के लिए बता दूं कि विद्या को ऐसी कोई कमी नहीं दिखती कि उसे यहां आने की जरूरत पड़े। हाँ, अलबत्ता आप चाहें तो विद्या के पास चल सकते हैं। नहीं साहब, अब तो उससे ऊपर वाले के घर में ही मुलाकात हो तो बेहतर। जैसी रूखी सूखी है इज्जत के साथ बसर कर रहा हूं। अब जाने के दिनों में क्या एहसान लेना। अच्छा, एक बात बताइए, विद्या जब यहां से गई होगी तो उसके पुराने सामान तो यहीं रह गए होंगे। क्या मैं वह देख सकता हूं? दूसरा कमरा उसी का था साहब। बेटी बड़ी हो रही थी तो एक कमरा और बनवा दिया था, वरना हम तो इसी कमरे में जीते मरते खुश थे। उसके जाने के बाद से उसके कमरे की बस सफाई ही की है। सामान अब भी वैसा ही पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। मगर एक बात पूछूं साहब? बूढ़े ने कातर नजरें नकुल की ओर उठाई। पूछिए ना, संकोच मत कीजिए। क्या आप मेरी बेटी विद्या पर हत्या का शक कर रहे हैं? कुछ कह नहीं सकता। सच कहूं तो बहुत अजीब सी लगी मुझे विद्या। न कुछ खुलती है न कुछ छिपाती है। संदेह से तो कोई भी बाहर नहीं। जैसी प्रभु की इच्छा। यह कमरा है साहब। बूढ़े ने नकुल के लिए दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही जो पहली चीज नकुल ने नोटिस की वो ये थी कि बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। उसने उस कमरे की लगभग रोज ही सफाई की थी। दराज में पड़ी कुछ किताबें और डायरियां पीले पड़ गए थे। हाथ के बने कुछ खिलौने और टेबल क्लॉथ दराज में संभाल कर रखे हुए थे। नकुल ने कमरे और सब सामान पर एक नजर दौड़ाने के बाद बूढ़े से कहा, मैं जरा इन चीजों को देखूंगा, मुझे वक्त लगेगा। आप चाहें तो बाहर बैठें। नहीं साहब, आप अपना काम कीजिए। बस एक आग्रह है, इसके सामान को खराब मत कीजिएगा। हाँ हाँ, एक ओर तो आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं और दूसरी ओर आपको उसके बिखरे सामान से इतना लगाव है। यह थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो जिंदगी ही है साहब। बेटी बाप को छोड़ के एक ऐसे आदमी के लिए चली जाती है जिसके बारे में वो कुछ जानती तक नहीं। और फिर मेरा यह गुस्सा तो जीवन भर का है। मेरे जाने के बाद अगर वो आए तो उसे उसका सामान वैसे ही मिले। बस इसी सोच के साथ इसे रोज झाड़ता पोंछता रहता हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं ध्यान रखूंगा। नकुल दराज खोलकर देखने लगा। बूढ़े ने पूछा, आप नींबू की चाय पिएंगे साहब? जरूर। नकुल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बूढ़े को देखा। बूढ़ा कमरे से बाहर चला गया। सत्य, नकुल ने एक साथ 5 किताबें उठाईं और मेज पर रख दी। किताबों के पीछे उसे एक डायरी दिखी। उसने वो डायरी निकाल ली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, तुम बिन जी ना पाएंगे, हम तो सनम मर जाएंगे। नकुल के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। छोटी उम्र के प्यार से पगी डायरी में ऐसे ही जज्बात बिखरे पड़े रहते थे। 2-4 पन्ने और पलटने पर भी उसे ऐसी ही लाइन और शायरियां पढ़ने को मिली। वह तेजी से पन्ने पलटता गया और फिर एक पन्ने पर जाकर ठिठक गया। डायरी में एक तस्वीर थी जिसे देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित सफलता तैर गई। वो अभी बूढ़े से कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। तो आपने मुझे ढूंढ ही लिया इंस्पेक्टर साहब? नकुल आवाज की ओर मुड़ा, लेकिन कुछ देख नहीं पाया। सर पर लगी चोट नकुल के लिए जानलेवा हो सकती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि हमलावर उसे मारना नहीं चाहता था। अभी कुछ ऐसा बाकी था जो सुने बगैर नकुल का मर जाना हमलावर को मंजूर नहीं था। इसीलिए सर पर भी इतनी बारीकी से हमला किया गया था कि नकुल बस बेहोश हो जाए और हमलावर को उसे काबू करने का मौका मिल जाए। नकुल बहरहाल हमलावर के काबू में था और हमलावर बंदूक के कुंदे की ठक ठक के साथ उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जब थोड़ी देर तक नकुल की बेहोशी नहीं टूटी तो हमलावर का धैर्य जवाब दे गया। उसने सामने रखे घड़े में से पानी निकालकर बेहोश नकुल के सर पर उड़ेल दिया। पानी के कारण जब नकुल को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर कुर्सी से बंधा है। उसके ठीक सामने
बूढ़े का लहूलुहान मुर्दा जिस्म पड़ा था, जिसका खून रिसते हुए नकुल के पांव तक आ पहुंचा था, और उसे ठीक पीछे जमीन पर ही सुमलता बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर जहर बुझी मुस्कुराहट थी। साथ ही हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी, जिसकी चोट से उसने नकुल को बेहोश किया था। उसने अपनी आवाज में बेचारगी लाते हुए कहा, खुद तो मर ही रहे थे सर, हमें तो जीने देते, सारे किए कराए, पर पानी फेर दिया आपने। तो सुमनलता तुम थी इन सब के पीछे? सुमनलता ने एड़ियों से बूढ़े के चेहरे को एक ओर करते हुए कहा, सत्यव्यास, पीछे नहीं सर, मैं ही थी। मुझसे ही यह कहानी थी और मुझसे ही इस कहानी का अंत होना था। इसलिए क्या आगे क्या पीछे, मैं ही थी बस। विद्या के बूढ़े बाप की खून से सनी लाश देखकर नकुल ने पूछा, इसे क्यों मार दिया तुमने? इसकी क्या गलती थी? इसकी, इस बूढ़े की गलती? सारे फसाद की जड़ यही हराम का जना तो था। मुझसे तो देरी हो गई, सबसे पहले तो इसे ही मारना था, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही सही। कहते हुए सुमनलता के चेहरे की नसें तन गईं। बांध तो दिया ही है, अब समझा भी दो, नकुल ने हंसते हुए बेचारगी से कहा। समझाती हूं, समझाने ही तो आई हूं। जब आप इससे बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी। जो बताते हुए इस बूढ़े को मौत आ रही थी वह मैं बताती हूं। यह बूढ़ा अपनी बेटी की प्रेम कहानी नहीं बता पा रहा था। सुमनलता अब भी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही नकुल से रहा नहीं गया और उसने अपना अंदेशा जाहिर करते हुए कहा, फॉर गॉड सेक, अब यह मत कह देना कि विद्या और तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। क्यों कर नहीं सकते? अपराध है। आप लोग संबंधों के नाम पर बलात्कार तक कर दें, लेकिन हम प्यार भी नहीं कर सकते। हाँ, ठीक कहा आपने। मैं और विद्या एक दूसरे को प्यार करते थे, और तब से करते थे जब से प्यार शब्द के मानी भी नहीं पता थे। तब तो बस साथ बैठना, मछली पकड़ना, लुका छिपी खेलना और एक ही बेंच पर बैठना ही अच्छा लगता था। यह तो बहुत बाद में एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को। कहते हुए सुमनलता का गला भर आया। उसने गले में आ गई शय गले के भीतर ही जब्त कर ली और फिर बोली, और यही बात इस पूरे गांव को और इस बूढ़े को मंजूर नहीं थी। मुझे बताइए, क्या यही एक सोच, यही एक कारण इस बूढ़े को और फिर आपको भी मार देने के लिए काफी नहीं है? किसी की हत्या का कोई कारण काफी नहीं हो सकता। फिर वही किताबी बातें। सर, ये अलग बात कि आप एक परीक्षा पास कर मेरे सीनियर हो गए, किताबें आपसे ज्यादा मैंने पढ़ी हैं, मगर उसका भी क्या फायदा? इंस्पेक्टर तो आप ही बने, हम तो हवलदार के हवलदार ही रहे। वही औरत कमजोर, आदमी मजबूत, वही अगड़ा पिछड़ा। हम लोग तो जंगली ठहरे ना, आप जैसे विकसित तबके वालों के लिए। सुमनलता ने तंजिया ही कहा। तो तुम्हें इस बात का गुस्सा था? नहीं साहब, तब तक तो मैं दुनियावी धोखों से ऊपर उठ गई थी। यह ऑफिस वाली पॉलिटिक्स मुझे परेशान नहीं करती। परेशान बचपन की जिल्लतें करती हैं, सोने नहीं देती। बचपन से इतने तिरस्कार, इतनी उपेक्षाएं और इतने तंज सहे कि अब यह प्रमोशन जैसी छोटी बातें सचमुच छोटी ही लगती हैं। कैसा तंज? लड़की होकर लड़का होने का तंज, कद काठी से मजबूत होने का तंज, तेज दौड़ने का तंज, मर्दाना आवाज का तंज। कौन कौन से तंज गिनाऊं आपको? एक पल को लगभग चीख ही पड़ी सुमनलता। आंसू अब की उससे संभाले नहीं संभले और आंखों की कटोरियों से बाहर छलक आए। उसने कोहनी से अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, बचपन में ही मुझे लगने लगा कि मैं आम लड़की नहीं हूं। मैं दौड़ती तो लड़के पीछे छूट जाते, किसी लड़की को मार देती तो उसे बुखार आ जाता। एक दफा स्कूल में ही दौड़ में लड़कों को हरा दिया। बस यही तो गलती कर दी। सत्यव्यास, कैसी गलती? लड़कों को हराने की गलती। आप लोगों को लड़कियों से हारने की आदत नहीं है सर, फौरन ही दिल पर चोट लग जाती है। लड़के हार गए, बस फिर क्या था? लड़के तो लड़के, स्कूल के मास्टरों ने भी मुझे लड़का कहना शुरू कर दिया। हाथ लड़के जैसे, बोली लड़के जैसी, बाल लड़के जैसे, पहनावा चाल ढाल लड़के जैसा। और तो और आप लोग सीना देखकर
उस पर भी तंज कर जाते कि लड़की का सीना भी लड़कों जैसा है। कोई हाथ मिलाता तो कहता बिल्कुल लड़कों जैसे हाथ हैं। दौड़ में अव्वल आती तो टीचर कहते बिल्कुल लड़कों जैसा दौड़ी है। कभी टी शर्ट पहन ली तो घर वालों ने नजरें तीखी हो जाती। क्या ये लड़कों की तरह कपड़े डाले हैं लड़कियों के कपड़े पहन। सफाई देते देते थक गई थी कि मैं जैसी भी हूं मुझे उसी तरह स्वीकार कीजिए, रहने दीजिए मुझे मेरे हाल पर। तो यह बात मनवाने के लिए तुम कत्ल करना शुरू कर दोगी। बातें एक हद तक नकुल पर खुल चुकी थीं। अब उसे अपने पीछे बंधे हाथों के गिरह खोलने की कवायद करनी थी। उसने देखा कि अगर वह बातों में उलझाकर गिरहें खोलने की कोशिश करेगा तो शायद सफल भी हो जाए। यही सोचकर उसने सुमनलता से निरर्थक सवाल किया। सुमनलता ने खुद को बूढ़े की कनपटी से निकलती खून की धार से बचाते हुए जवाब दिया, नहीं साहब, कत्ल तो दूर की बात है। आप हमारे हक ही मान लें, वही बहुत है। हम तो उसी में खुश हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहने दें। हमारी भावनाएं, हमारे संबंध, हमारे प्रेम को भी अपनी दुनिया में जगह दे दें, बस इतना ही। लेकिन आपको तो हमारे एग्जिस्टेंस से ही चिढ़ है। आप हमारा प्यार कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब देखिए ना, अपने बातों ही बातों में कैसा तंज कसा। अब ये मत कह देना कि तुम विद्या से प्यार करती थी। क्यों हो नहीं सकता मुझे विद्या से प्यार? बिल्कुल हो सकता है। देख ही रहा हूं, उसकी डायरी में तुम्हारी तस्वीर इशारा तो करती ही है। इतना कहकर नकुल सुमनलता के चेहरे की ओर देखने लगा। और यही अब जैसे लोगों की निगाहों में चुभता है। क्या यह इतनी बड़ी बात है जिसे जुबान पर लाते इस बूढ़े को आज भी मौत आ रही थी। बाहर खड़ी तब से सुन रही थी, इज्जत डुबा दी, इज्जत डुबा दी। किसी लड़की से किसी लड़की का प्यार करना इज्जत डुबाना हो जाता है। एक दफा यह नहीं कह पाया कि विद्या किसी लड़की से प्यार करती थी और यह पूरे समाज के लिए कलंक बन गया। मुझे गांव से निकालकर शहर भेज दिया गया। और कहते कहते सुमनलता का गला एक दफा फिर भर्रा गया। वह कुछ देर रुकी और फिर बोलना जारी रखा। और फिर यह बूढ़ा कलंक की आग में ऐसा झुलसा कि 60 साल के आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गया। क्या करती वो 16 साल की लड़की? क्या करती मेरी विद्या, जिसे सजा सिर्फ इस बात की दी जा रही थी कि उसने एक लड़की से प्यार कर लिया था। इसीलिए जो पहला आदमी मिला उसके साथ भाग गई, बलजीत के साथ। हाँ, वही बेगैरत इंसान। वो तो खैर जानता हूं, मगर वह अपने बलजीत के साथ खुश तो थी ना। पीछे बंधी रस्सी की एक गांठ नकुल के हाथों में खेल रही थी। जो आदमी पैसे के लिए, नौकरी के लिए और आराम के लिए अपनी औरत को दूसरों के सामने पेश कर दे, उस आदमी के साथ औरत तभी खुश रह सकती है जब वह खुद औरत का गुलाम बनकर रहे। एक बात फिर भी समझ नहीं आई। सत्यव्यास, कहिए, यूं भी अभी आपको कई बातें समझ नहीं आएंगी। ये तुम्हारा प्यार दोबारा 8 साल बाद क्यों जागा? देखिए, फिर आपका फिर वही तंजिया लहजा। आप लोग सीधे सीधे सवाल भी नहीं पूछ सकते। फिर भी बताती हूं, किस्मत ही कहिए कि मैं विद्या से दोबारा मिली। गांव से निकाले जाने के बाद जीने का कोई मकसद अगर बचा था तो वो पुलिस में सिलेक्शन की जिद थी। शारीरिक रूप से मजबूत थी ही, सो पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। मेरी मेहनत रंग लाई और मैं हवलदार की पोजीशन तक पहुंच गई। मैं काफी खुश थी और पिछला सब भूलकर मैं अपने जीवन में लगी हुई थी कि एक दिन विद्या दिख गई। कहाँ? यहीं थाने के बाहर। वह अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने ही आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह उस्मान की दुकान के पास खड़ी थी जब मैं चाय पीने बाहर निकली। उसने मुझे देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। बाद में हम मिलने लगे। पता चला कि उसका पति बला का ड्राइवर हो गया है और उसे आए दिन पीटता भी रहता है। तो इतना सुनकर तुम्हारा पुराना प्रेम जाग गया और तुमने उसकी हत्या कर दी? नहीं, बस इसलिए नहीं, मैंने खुद उसकी दरिंदगी देखी थी। पत्नी को सजाकर मालिक के सामने डालने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस विद्या के कुछ कहने पर ही वह जानवर हो उठता था। एक दिन जब मैं विद्या के घर पर थी
और उसका पति बाहर गया हुआ था, वो मेरे आगे टूट गई। मैंने भी महसूस किया वो अब भी मुझसे ही प्यार करती है। वह मेरी है, सिर्फ मेरी। सुमनलता थोड़ा रुकी, एक गिलास पानी गटका और बोली, विद्या अपनी इस दोहरी जिंदगी से तंग आ गई थी। बलजीत अपनी बीवी को दूसरों के सामने भेजते वक्त तो दलाल होता था, लेकिन घर में आते वक्त उसकी मर्दानगी जाग जाती थी। बात बात में मार पीट करता था। एक दफा तो मारकर हाथ तोड़ दिया था उसने, और इसलिए तुमने उसके हाथ काट डाले। नकुल ने गिरह खोलने की एक असफल कोशिश की। नहीं, ऐसा बचकाना और बेवकूफाना काम बच्चे किया करते हैं, जैसा आप अभी बंधे हाथ की गिरह खोलने की कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको आजाद कर दूंगी। सुमनलता की चेतावनी से नकुल ने होशियारी छोड़ दी और किसी उत्सुक बच्चे की ही तरह उसकी बात सुनने लगा। सुमनलता ने बैठे बैठे ही बोलना जारी रखा। दरअसल बलजीत के हाथ में एक ओम का निशान गुदा हुआ था, और हिंदुओं में लाश गाड़ी नहीं जाती। अगर उसकी लाश कुछ दिनों बाद मिलती या नहीं मिलती तो यह पता लगाना मुश्किल था कि वह कौन है, लेकिन उस जानवर ने सारा काम खराब कर दिया। ओम का निशान, इसका मतलब, कहते हुए नकुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी सर, ठीक समझे आप। वह 3 हाथ वाला केस, रेलवे पटरी वाला केस, वह मांस का लोथड़ा उस्मान ही था। वहां जो लाश मिली थी, या यूं कहें कि वहां जो लाश के नाम पर मलिदा मिला था, वह उस्मान का ही था। रात के अंधेरे में वह कटा हाथ छिटक कर जाने कहां गिर गया, और काफी मशक्कत के बाद भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाई, इसलिए छोड़कर चली आई, वरना वह हाथ भी जीआरपी को नहीं मिलता। उस्मान तुम्हारा दूसरा कत्ल था? नहीं, पहला। मतलब बलजीत के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? सत्यव्यास, ये मैंने कब कहा? मैंने ये कहा बलजीत का कत्ल मैंने नहीं किया था, करवाया था उस्मान से, और उस्मान ही ने गाड़ी गराज में पार्क की थी, और उस्मान ही उस रोज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। लेकिन उसने तुम्हारे कहने पर बलजीत का कत्ल क्यों किया? हाँ, वही उस्मान हमारे थाने के बाहर चाय बेचता था। उसके कुछ केस मैंने थाने आने से पहले ही रफा दफा कर दिए थे। सो एक तरह से वह मेरा पालतू ही था, और दूसरे उसकी दुकान। उजड़ जाने के बाद उसे पैसे की सख्त जरूरत रहती थी। यूं भी बलजीत को मारकर गाड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। उसके लिए कोई ताकतवर आदमी ही चाहिए था। उस्मान मजबूत कद काठी का आदमी मिदाना था, इसीलिए मैंने उसका सहारा लिया। उस्मान ने बलजीत को मारकर गाड़ दिया और गाड़ी पूरन के गराज के आगे लगा दी। ब्रावो, तुमने वाकई समझदारी से प्लान किया था, लेकिन फिर भला की कार गराज में छोड़ने की क्या जरूरत थी? उस्मान को गाड़ी गराज में लगाने की सलाह मैंने ही दी थी। मैंने उसे गराज के पीछे गाड़ी लगाने को कहा था। गराज के पीछे वाले हिस्से में न तो सरकारी और न ही पूरन का प्राइवेट कैमरा लगा था, क्योंकि पिछला हिस्सा एनक्रोचमेंट वाले हिस्से में आता है और सरकारी नक्शे में वह खाली मैदान ही है, इसलिए वहां कोई कैमरा नहीं था। अगर उस्मान वहां गाड़ी लगा आता तो गाड़ी 8-10 दिनों तक नहीं मिलती, क्योंकि पूरन अपने सारे कबाड़ उधर ही डालता था। लेकिन उस्मान हड़बड़ी में यह भूल गया कि उसे गाड़ी पीछे लगानी थी। वह गाड़ी ठीक गराज के आगे वाली गेट पर लगा आया, और इसीलिए कैमरे में उसकी शक्ल आ गई। मैं जानती थी कि रेलवे पुलिस हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, और वह कभी भी अपने केस हमें नहीं देगी। अव्वल तो वो इसे मर्डर मानेगी ही नहीं, और इसे एक्सीडेंट साबित कर दिया जाएगा, या फिर अगर कत्ल भी साबित होता है तो इन्वेस्टिगेशन जीआरपी ही करेगी। इस तरह दोनों कत्लों की कड़ियां ही नहीं जुड़ पाएंगी। इसलिए मैंने पहले बलजीत का कत्ल उस्मान से कराया, और फिर रेलवे ट्रैक पर उस्मान की हत्या करके लाश डाल दी, ताकि यह महज एक दुर्घटना लगे। उस्मान शराबी तो था ही, यूं तो पोस्टमार्टम में कुछ निकलना ही नहीं था, और अगर कुछ निकलता भी तो यह भी निकलता कि वह शराब के नशे में धुत था। इसलिए ट्रैक पार करते वक्त उसका कट जाना जीआरपी दुर्घटना के खाते में ही डाल देती।
जो जीआरपी ने किया भी। सुमनलता एक के बाद एक परतें खोलती जा रही थी। लेकिन यह सब करने की जरूरत भी क्या थी? तुम खुद पुलिस में थी, आसानी से विद्या को तलाक दिलवा सकती थी। और फिर अब तो कानूनन तुम विद्या से शादी या फिर लिव इन, जैसे चाहो वैसे रह सकती थी। आपको अब भी लगता है कि बलजीत का कत्ल महज बदला लेने के लिए किया गया था? आप बहुत भोले हैं सर। सुमनलता ने एक खोखली हंसी हंसते हुए कहा। भोला तो हूं, तभी तो मेरे नाक के नीचे मेरी कांस्टेबल यह सब करती रही और मुझे भनक तक नहीं लगी, कहते हुए नकुल भी मुस्कुराया। नहीं साहब, आप अच्छे इंसान हैं और यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यह बस पैसे की जुबान समझती है। विद्या से दोबारा मिलना और उससे रिलेशन में आना अब कोई 16 साल वाला प्रेम नहीं था। अब इस प्यार को बनाए रखने के लिए हमें पैसा चाहिए था, और अकूत पैसा था बला के पास। नकुल ने बीच में टोका। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि बला क्रिप्टो माइनिंग के धंधे में है? नहीं सत्यव्यास, बस यहीं आप मात खा गए और बला आपको घुमाता रहा। अगर आप इसी मुद्दे को पकड़ पाते तो आपकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी आसान हो जाती। बला ज्वेलरी सिर्फ हाथी का दांत है। बला किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि क्रिप्टो का धंधा मिनट पर बदलता रहता है। इसके लिए वह कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। विद्या ने यह बात मुझे बताई थी। मुझे और विद्या को नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत थी, और बला के पास बेनामी पैसा था और बला के विद्या से जिस्मानी संबंध भी थे। इस बात को आसानी से साबित भी किया जा सकता था। कहते कहते सुमनलता की जुबान सूख गई। उसने पास पड़े घड़े से पानी निकाला और एक ही घूंट में गिलास खाली करते हुए फिर बोलना शुरू किया। जब मैंने बल्ला को उसकी और विद्या की एक इंटीमेट वीडियो के साथ एक मेल भेजी और पैसों की डिमांड की, तो वो फौरन तैयार हो गया। बलजीत की बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती थी कि बला ने इस काम के लिए खुद न जाकर बलजीत को क्रिप्टो लिंक के साथ भेजा। मेरा काम हो गया। बलजीत भी रास्ते से हटा और फिर मैंने और विद्या ने मिलकर बला को उसकी हत्या में फंसाया। विद्या ने उसके नाम पर रिपोर्ट लिखवाई। सारे सबूत बला के खिलाफ थे या फिर बनाए गए। मैंने भी बार बार यह बताने की कोशिश की कि विद्या अच्छी लड़की नहीं है और उसके संबंध बला से हो सकते हैं। फिर बला का अपने साले जरीवाला से झगड़ा इस सारे मामले को अलग ही मोड़ दे रहा था। दोनों एक दूसरे को फंसाने पर लगे हुए थे। यह हमारे लिए अच्छा था। सुमन बोले जा रही थी। अपने अनुभव से कह रही हूं, पुलिसिया महकमे में अपने साये पर भी भरोसा नहीं करना होता। और फिर आप तो अपनी रिपोर्ट अपनी दराज में खुला ही छोड़ जाते थे। जब आप रिपोर्ट फाइल करने गए तो मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी। बला ने आपको सब कुछ बताया था, लेकिन यह बात छुपा गया था कि उस रोज उसने बलजीत को किस मकसद से भेजा था। बलजीत दरअसल क्रिप्टो के कुछ लिंक लेकर आया था जो बला ने बतौर फिरौती दिए थे। तो वह लिंक कहाँ है? मेरे पास। समझा? इसीलिए तुम पासपोर्ट बनवा रही थी कि यह सब समेट कर देश छोड़ दो। प्लान तो यही था साहब, मगर आपने सब चौपट कर दिया। मगर मैं बीच में कहां से आ गया? आप ही तो बीच में आ गए सर। आप ही तो सारे दही का रायता कर दिया है। कहते हुए सुमनलता थोड़ी कठोर हुई, रुकी। एक उदास हंसी उसके चेहरे पर उभरी और फिर खो गई। उसने उसी उदासी में कहना जारी किया, आपको याद होगा कि उस रोज जब रसेल का फोन आया तो आप मुझसे ही बात कर रहे थे। रसेल ने बताया कि उसके पास कुछ जरूरी जानकारी है। मैं डर गई क्योंकि मैं कोई चांस नहीं ले सकती थी। वही एकमात्र आदमी था जिसने उस्मान को उस रात देखा था। आप उस तक पहुंचे इससे पहले मेरा उस तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए आपके निकलते ही मैंने बीच में विद्या से आपको फोन करवाया कि उस पर हमला हुआ है। आप रसेल के घर जाने की जगह विद्या के घर की ओर मुड़ गए और मेरा काम आसान हो गया। रसेल को भी तुमने ही मारा था। मारना पड़ा। घर तो मैं उसके शक के बिना पर ही गई थी। मैं नहीं जानती कि उसे कितना भरोसा था, मगर उसके घर से मुझे अखबार में छपी उस्मान की तस्वीर मिली थी, इसलिए उसे मारना पड़ा।
मैं रसेल के घर गई और उससे कहा कि मुझे आपने भेजा है। वह कौन सी बात है जो वह बताना चाहता है? रसेल चालाक निकला। उसने तस्दीक करने के लिए आपको सत्यव्यास शेषियाओ फोन करना चाहा। मुझे उसे मारना पड़ा। सुमनलता रुकी और फिर कहना जारी रखा। आपने जब मुझे फोन किया कि मैं विद्या के घर पर ही ड्यूटी करूं, तब मैं रसेल के घर पर ही थी और उसे मारकर फायरिंग ही हुई थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं विद्या के घर पहुंच जाऊंगी। ठीक बात। तुम्हारी हर गोट ठीक जगह पर बैठी, लेकिन इस पूरे मामले में मैं कहां से आया? बहुत बाद में, जब मेरी ड्यूटी विद्या के घर लग गई तो मेरा काम और आसान हो गया। पैसे मेरे पास थे, मैं केस में कहीं नहीं थी। बला और जरीवाला की ओर केस मुड़ गया था। क्रिप्टो से ढेर सारे पैसे मेरे पास आ गए थे। थोड़ा वक्त लेकर मुझे नौकरी छोड़ देनी थी और फिर हम दोनों देश ही छोड़ देना था। मगर फिर दो गलतियां हो गईं। पहली यह कि बला से मिले क्रिप्टो के पैसे मैं अकाउंट में नहीं ले सकती थी, इसलिए उसे क्रिप्टो में ही लगाकर छोड़ दिया। और फिर चाइना ने क्रिप्टो बैन कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी के क्रिप्टो बैन करते ही क्रिप्टो के भाव घड़ाम से गिर गए। घंटे भर में मेरे 2 करोड़ रुपए 12 लाख हो गए। मेरा सारा पैसा मेरी आंखों के सामने डूब गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो पैसा तुम्हारा था ही नहीं, नकुल ने मजाहिया लहजे में कहा। मगर विद्या तो मेरी थी ना। अगर वह साथ देती तो मैं फिर कुछ सोच लेती। मुझे पैसे का गम न भी होता अगर विद्या का साथ होता। मगर विद्या भी दो तरफा बहकने लगी थी। कैसा बहकाव? विद्या को जब मैंने मार्केट गिरने की वजह से पैसे डूब जाने की बात बताई तो वह आग बबूला हो गई। उसे क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बहुत सीधी है बेचारी। लिहाजा उसे यह लगा कि मैं सारे पैसे अकेले हड़प कर जाने के फिराक में हूं। वक्त की मार ने उस नासमझ विद्या को पैसों के लिए ललायत औरत में तब्दील कर दिया। फिर भी मैंने उसे दोष नहीं दिया। लगा कि एक बार अगर हम बाहर निकल गए तो सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर अचानक ही सब बर्बाद हो गया। कहते हुए सुमनलता एक बार फिर झल्ला उठी। थोड़ी देर की मुर्दा खामोशी छाई रही, मगर कहानी अब भी अधूरी ही थी, जिसे सुमनलता को ही पूरा करना था। इसलिए वह थोड़ी सांस जमाकर बोली, इन्वेस्टिगेशन और बार बार के पुलिस की पूछताछ से भी विद्या टूट गई थी। लिहाजा एक रात उसने कह दिया कि वह न मेरे साथ आ सकती है, न मेरा साथ अब आगे दे सकती है। क्योंकि वह खुद भी इस अपराध में शामिल थी, इसलिए वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, मगर अब मेरे साथ भी नहीं आएगी। उसने अपना पासपोर्ट भी मेरे ही सामने फाड़कर फेंक दिया। कहते हुए सुमनलता जमीन पर धप से बैठ गई। वह थोड़ी देर तक पकाकर रोती रही और फिर आखिरकार बोली, सब कुछ सही जगह बैठने के बाद भी आखिरकार मैं हार गई। मैं वह न पा सकी जो पाना चाहती थी। नकुल को लगा कि उसकी बातें खत्म हो गई हैं और उसे बातों में लगाए रखने के अलावा वक्त लेने का और कोई चारा नहीं है। सो उसने फिर बात घुमाकर पूछी, तो अब अगला शिकार विद्या त्या? नहीं सर, उसे मार ही पाती तो बात ही क्या थी। प्यार है उससे। तो फिर मैं? सत्यव्यास, नहीं सर, आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आपके कुछ एहसान हैं, वह चुका कर जाऊंगी। आपने पूछा नहीं कि विद्या का दूसरा बहकाव क्या था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या आप? विद्या का दूसरा बहकाव आप हैं सर। आप हैं जो मेरे और विद्या के बीच आ गए। वह शायद वही मनहूस वाक्य था जिसे मैंने खुद ही लिखा था। न मैं आपको विद्या के घर भेजने का प्लान बनाती और न ही विद्या को इस बात का एहसास होता कि वो अब भी ऐसी लड़की ही है जिसे कुर्बत मर्दों की ही चाहिए, मेरी नहीं। वही दिन था जिसने उसके भीतर सब कुछ बदल दिया। कहते हुए सुमनलता अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और नकुल की ओर बढ़ती हुई बोली, एक कहानी खत्म हुई सर, मगर एक और कहानी यहां से शुरू होना चाहती है। कहानी सुनेंगे सर? छोटी सी ही है। मेरे पास ऑप्शन भी क्या है, सुनाओ? नकुल ने बेचारगी से ही कहा। हाँ सर, आपकी गिरह खोल देती हूं। बैठे रहिएगा और लेकिन कोई चालाकी न कीजिएगा। रिवॉल्वर अभी भी मेरे ही हाथ में है। सुमनलता ने कहानी सुनानी शुरू कर दी।
एक इंस्पेक्टर हैं, नाम है नकुल वर्मा। उन्हें ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, जो उन्हें डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। वह इसके लिए एक मर्डर के आरोपी राघव बत्ता से घूस लेते हैं। घूस भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक डॉक्टर को ट्रांसफर होती है। डॉक्टर बेनामी ट्रांजैक्शन में पकड़ा जाता है और बताता है कि वह पैसा उसे किसी नकुल वर्मा के इलाज के लिए भेजा गया था। और एक मिनट, क्या डॉक्टर गिरफ्तार हो गया है? नकुल ने बेचैनी से पूछा और लगभग अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सुमनलता ने उसे रिवॉल्वर के इशारे से बैठाया और फिर बोली, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपके डॉक्टर गिरफ्तार चुस्तर होश हो चुके हैं और पुलिस को बयान भी दे चुके हैं, और अब आप मुझे बीच में मत टोकिएगा, कहानी सुनिए। हाँ, तो डॉक्टर बेनामी ट्रांजैक्शन में पकड़ा जाता है और बताता है कि वह पैसा उसे किसी नकुल वर्मा के इलाज के लिए भेजा गया था। इधर इंस्पेक्टर नकुल वर्मा, जो इस बात से अनजान है कि डॉक्टर पकड़ा गया है, वो अपनी एक लेडी कांस्टेबल के साथ विद्या के बूढ़े पिता के घर आया है। वह विद्या के बूढ़े पिता पर विद्या के पति बलजीत की हत्या का केस बनाकर उसे फंसाना चाहता है। क्या बकवास कर रही हो सुमनलता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नकुल किसी गर्दन कटे मुर्गे की तरह ही फड़फड़ा रहा था। आपको अब भी शक है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं क्या नहीं कर सकती इंस्पेक्टर साहब? खैर, आप कहानी का क्लाइमैक्स सुनिए। इंस्पेक्टर नकुल अपनी एक लेडी कांस्टेबल के साथ विद्या के बूढ़े पिता के घर आया है। वह विद्या के बूढ़े पिता पर विद्या के पति बलजीत की हत्या का केस बनाकर उसे फंसाना चाहता है। वह उसे ऑनर किलिंग का केस बनाकर उसे मारना चाहता है, और इसलिए वह क्राइम सीन यूं सेट करता है कि लेडी कांस्टेबल ने बूढ़े को पकड़ लिया है और बूढ़ा आदमी भागने के फिराक में है। लेडी कांस्टेबल समझ जाती है कि नकुल बूढ़े का एनकाउंटर करने वाला है। वह इंस्पेक्टर को ऐसा करने से मना करती है। इसी कश्मकश में बूढ़ा लेडी कांस्टेबल के हाथ से छूटकर भागने की कोशिश करता है और इंस्पेक्टर नकुल उसे गोली मार देते हैं। नकुल चीखा, क्या फिल्मी कहानी बना रही हो? कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा इंस्पेक्टर साहब, अभी क्लाइमैक्स बाकी है, सुनिए तो सही। हाँ, तो बूढ़े की लाश जमीन पर पड़ी है। इंस्पेक्टर अपनी कांस्टेबल को कहता है कि सत्यव्यास वह उसे कुर्सी से बांध दे, लेकिन कांस्टेबल सुमनलता ऐसा करने से इनकार कर देती है और फिर इंस्पेक्टर नकुल उसे भी गोली। नहीं सुमनलता, रुको, एक आवाज आई और नकुल ने देखा कि सुमन ने खुद को गोली मार ली। सुमनलता का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। नकुल ने यह भी देखा कि उसके हाथ में बंधी रस्सी की गांठ पूरी तरह से खुल गई है। गोली भी नकुल की सर्विस रिवॉल्वर से ही चली थी। उसके सामने सिर्फ एक सवाल था कि वो खुद को कैसे बेगुनाह साबित करेगा। कैसे वह साबित करेगा कि बूढ़े और कांस्टेबल का खून उसने नहीं किया? वह कैसे साबित करेगा कि क्रिप्टो के इस धंधे से उसका कोई लेना देना नहीं है? अब अपने इलाज के लिए वह क्या करेगा? नकुल के कान बजने लगे और इससे पहले वह जो आखिरी आवाज सुन पाया वो पुलिस सायरन की आवाज थी। सवाल, कई अनसुलझे सवाल नकुल के जहन में तैर रहे थे। पुलिस सायरन की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। कमरे में 2 लाशें पड़ी थीं, सुमनलता और विद्या का बूढ़ा पिता। इंस्पेक्टर नकुल के हाथ खुल चुके थे, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसके हाथ में उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी। उसी रिवॉल्वर से गोली चली थी और सुमनलता अपनी आखिरी चाल चल चुकी थी। लेकिन सुमनलता एक बात भूल गई थी। नकुल सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं था, वह एक ऐसा जासूस था जो हमेशा अपने संदेहों के लिए सबूत जुटाकर चलता था। जैसे ही पुलिस टीम अंदर घुसी, नकुल ने बिना घबराए अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। इसमें सब कुछ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दरअसल हुसैनगंज पहुंचने से पहले ही नकुल को सुमनलता पर शक हो गया था। सुमनलता के पासपोर्ट के कागजों में उसने एक ऐसी जानकारी देखी थी जिसने सारी कड़ियां जोड़ दी थीं। उसी पल उसने अपने मोबाइल की ऑटो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। रिकॉर्डिंग में सुमनलता की पूरी स्वीकारोक्ति मौजूद थी। बलजीत की हत्या, उस्मान का इस्तेमाल, रसेल का कत्ल, क्रिप्टो ब्लैकमेल
और विद्या के साथ उसके संबंध तक। अगले कुछ दिनों में जांच आगे बढ़ी। सुमनलता के लैपटॉप से क्रिप्टो वॉलेट मिले, ईमेल रिकवर हुए, बल्ला को भेजे गए ब्लैकमेल संदेश मिले। विद्या ने भी टूटकर सब सच बता दिया। मीडिया ने इसे दशक का सबसे पेचीदा केस कहा, लेकिन नकुल के लिए सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। ऑपरेशन, जिस बीमारी को वह महीनों से छुपा रहा था, अब उससे भागना संभव नहीं था। केस खत्म होने के बाद विभाग और सरकार दोनों उसके साथ खड़े हुए। जिस ईमानदारी से उसने करोड़ों के लालच और मौत के जाल के बीच सच को बचाया था, उसने पूरे देश का सम्मान जीत लिया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, न्याय का रास्ता हमेशा कानून की किताबों से नहीं, इंसान के विवेक से निकलता है। अपराध की जड़ हमेशा नफरत नहीं होती, कभी कभी अधूरा प्रेम भी होती है। लेकिन प्रेम चाहे कितना भी सच्चा हो, जब वह किसी और की जिंदगी छीनने लगे तो वह प्रेम नहीं, जुनून बन जाता है। 6 घंटे बाद ऑपरेशन सफल रहा। कुछ महीनों बाद एक सुबह नकुल अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था, बलजीत मर्डर केस आधिकारिक रूप से बंद। नकुल मुस्कुराया। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। इस बार उसने मौत को नहीं, मौत ने उसे हार मान ली थी। समाप्तकार। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक का अंत कैसा लगा? यह आधिकारिक ऑनफिशियल अंत नहीं है, बल्कि एक फैन मेड अंत है। लेखक ने कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया था और यह सवाल दर्शकों पर छोड़ दिया था कि क्या नकुल सच में बेकसूर साबित हो पाएगा या नहीं। मेरे अनुसार लेखक की ओपन एंडिंग भी प्रभावशाली थी, लेकिन यह फैन मेड अंत सिर्फ एक कल्पना है कि अगर कहानी को पूरा किया जाता तो उसका अंत कैसा हो सकता था। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको मूल ओपन एंडिंग ज्यादा पसंद आई या यह फैन मेड अंत? जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। नमस्कार।